गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं संसदीय प्रक्रिया की। पिछले वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण जो बातें जो संसद में घटित होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और ख़ास चीज़ें जो अपन ने बात की थी वो थी जैसे आधे घंटे की चर्चा है, विनियोग विधेयक है, प्रत्यायन उद्यान है और वोट अकाउंट आदि। ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय संसद ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है उन जगहों पर, और जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उन जगहों पर भी ये संसद की प्रक्रिया का एक अंग है। बिना इनके संसद में कोई भी कार्य संपादित नहीं होता है, क्योंकि जो भी कार्य संपादित होना है, जो भी कार्य संपन्न होना है, जिसको भी करना है, उसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बिना संसद की स्वीकृति के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि हमें अगर बजट की स्वीकृति लेनी है तब भी हमें संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और बजट की स्वीकृति के बाद पैसा निकालने के लिए, धन खर्च करने के लिए भी हमें संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते और बिना उसके हम कोई खर्च नहीं कर सकते। और चाहे विधेयकों का निर्माण करना हो, चाहे सदन में चर्चा करनी हो, चाहे बहस करनी हो, चाहे विवाद करना हो, चाहे प्रश्नोत्तरी हो, कुछ भी कार्य हो, संसद की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से संसद कार्य करती है। आज अपन इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जो महत्वपूर्ण बातें पिछले वीडियो में रह गई थी, आज उनको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारे के सारे वीडियो इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और जिसमें अपन बात करेंगे विभिन्न प्रकार की संसदीय प्रक्रियाओं की। तो आज की अपन शुरुआत होगी संसद की समितियों से। मैं आपको बता दूं कि संसद में प्राय जितने भी प्रकार के कार्य है समिति प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। यानी कि जो भी कार्य होता है वो समितियों के माध्यम से ही होते हैं। और कौन सी समितियां होती है, क्या कार्य करती है, इसके ऊपर मोटे तौर पर हम चर्चा करेंगे। संसद की समितियां दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक तदर्थ। स्थायी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो समिति जो हमेशा स्थायी रूप में कार्य करती है उसको स्थायी समिति कहा जाता है, और एक होती है तदर्थ समिति जो किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त की जाती है। जैसे स्थायी समितियां लगातार कार्य करती रहती है, जबकि तदर्थ समितियां केवल किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त की जाती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसी समितियां हैं हमारी संसद की जो हमेशा सत्र में रहती है, जो हमेशा पूरे साल अपना कार्य करती ही रहती है, और उस समिति का यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है उससे पूर्व ही दूसरी नई समिति बना ली जाती है, स्थायी समिति, और वो स्थायी रूप से कार्य में रहती है। और उनके पास कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्थायी रूप से होते हैं जिनको हमेशा उनको संपादित करना पड़ता है। अभी अपन उन्हीं की चर्चा करेंगे। और दूसरी समिति होती है तदर्थ समिति। ये कार्य विशेष के लिए तुरंत बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक सदन में रखा गया और सदन को यदि प्रवर समिति को भेजना है तब तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है। तदर्थ समिति में उस विधेयक से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है ताकि वो विधेयक के ऊपर विस्तार से चर्चा कर सके। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करके एक उचित रूप में, एक उचित प्रारूप में इस विधेयक को वापस सदन के सामने रख सके। इसलिए स्थायी समितियां हमेशा कार्यशील रहती है, हमेशा कार्य में बनी रहती है और निरंतर कार्य करती रहती है, जबकि तदर्थ समितियां केवल किसी कार्य विशेष के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, और वो जैसे ही उनका कार्य समाप्त होता है समिति समाप्त हो जाती है और स्थायी समिति हमेशा बनी रहती है। इसमें सबसे पहली है लोक लेखा समिति, जिसको PSC भी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है, ये हमेशा कार्य में रहती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे। यानी कि लोक लेखा समिति, याद रखिएगा इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, और इन 22 सदस्यों में ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। ये संसद की समितियां कहलाती है। और इसमें लोक लेखा समिति में 15 सदस्य तो लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे।
राज्यसभा के सदस्य केवल सदस्य होते हैं, उनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता। केवल उनको वास्तव में देखा जाए तो ये समिति लोकसभा की समिति है, लेकिन फिर भी संसद की समिति होने के कारण से 7 सदस्य राज्यसभा से भी इसमें लिए जाने का प्रावधान है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको केवल सदस्य कहा जाता है। और विशेष बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति में मताधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी कि लोक लेखा समिति जो भी निर्णय करती है वो मतदान के माध्यम से बहुमत से करेगी। और उस समय जब मतदान होना है तो केवल जो लोकसभा के सदस्य हैं वही सदस्य इसमें मतदान करेंगे, राज्यसभा के सदस्य मतदान नहीं करते। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि भारत सरकार में, भारत की मंत्री परिषद में जो भी व्यक्ति मंत्री के रूप में शामिल है या जिसको भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है वो किसी भी सूरत में लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि लोक लेखा समिति में मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये जो लोक लेखा समिति है जिसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य चुने जाते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और 1 वर्ष की समाप्ति से पहले संसद नई लोक लेखा समिति का निर्माण कर लेती है। हमेशा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है प्राय विपक्ष का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, यानी कि जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने में से किसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बनाता, बल्कि विपक्षी पार्टी जो भी विपक्ष का दल होता है उसके किसी वरिष्ठ और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाती है। यह भारत के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करते हैं। इसका मौलिक कार्य है कि एक तो भारत का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट, यानी कि हमारा जो बजट है, हमारा जो पैसा है, भारत की जो संचित निधि है उसमें से जो पैसा खर्च होता है वो किस प्रकार से हो रहा है। और इसके अलावा लोक लेखा पर नियंत्रण रखने के लिए जो नियुक्ति हमने की है CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट संसद को सौंपती है, इस रिपोर्ट का निरीक्षण भी PSC यानी कि लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देता है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देता है कि किस कार्य के लिए कितना पैसा दिया गया था और वो पैसा किस रूप में खर्च हुआ है। इस पैसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती गई है तब भी उसकी रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के सामने रखता है। और इसके साथ ही साथ भारत के लोक लेखे यानी कि भारत का जो भी अकाउंट है, संचित निधि है, उसमें से जो धन खर्च किया जाता है वो धन उस सीमा में खर्च किया जाए और साथ ही साथ सही तरीके से खर्च किया जाए, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हो। इस बात का निरीक्षण लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। ये संसद की प्रमुख समिति मानी जाती है। दूसरी है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। याद रखिएगा, हम यूँ कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति सिर्फ लोकसभा की समिति है। इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य होंगे, वो सारे के सारे सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही लिए जाएंगे। इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है, प्राय 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी समिति सिर्फ लोकसभा की समिति है। तो उसमें अगर प्राक्कलन समिति का नाम आता है तो ये प्राक्कलन समिति लोकसभा की समिति मानी जाएगी, क्योंकि इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसका चुनाव प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। यानी कि जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का, 30 सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका मतलब प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व नई प्राक्कलन समिति का निर्वाचन कर लिया जाता है। इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। याद रखिएगा, इसी प्रणाली से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है और इसी प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति का जो भी अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य है तो वह स्वतः ही इसका अध्यक्ष होगा। याद रखिएगा ये तथ्य भी, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है तो वो स्वतः ही इसका अध्यक्ष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि उपाध्यक्ष स्वतः ही अध्यक्ष होता है। संगठनात्मक सुधारों, प्रशासनिक दक्षता अथवा सुधारों से नीतिगत आकलन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते। इसका मौलिक कार्य है संगठनात्मक सुधारों, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की इकाइयां भारत सरकार में बनी हुई है उनमें क्या सुधार किया जा सकता है।
प्रशासनिक दक्षता, यानी कि उसको और कैसे ज़्यादा सही और सही रूप में कार्यशील बनाया जा सकता है, कैसे प्रशासनिक दक्षता की स्थापना उसमें की जा सकती है, और इसके अलावा सुधारों से नीतिगत आकलन पर पड़े प्रभावों का, यानी जो भी हमने सुधार अब तक किए उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़े उनका भी अध्ययन ये समिति करती है, और ये समिति अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करती है। नीतिगत आकलन की सीमाओं में धन निकले, इसका अध्ययन भी ये समिति करती है, यानी कि जो धन खर्च करने की अनुमति सरकार को प्रदान की गई है उतना ही धन संचित निधि से निकले और वो सही तरीके से खर्च हो, इस बात का अध्ययन भी ये समिति करती है। तीसरी समिति है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 लोकसभा से व 5 राज्यसभा से होंगे, यानी कि ये दोनों सदनों की संयुक्त समिति है। इसको हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी कह सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होंगे और 15 में से 10 लोकसभा से होंगे और 5 राज्यसभा से होंगे। इसके 1/5 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/5 यानी कि 15 सदस्य हैं तो 3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे और प्रतिवर्ष नए 3 सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाएगा। यह सरकारी उपक्रमों के लेखे का परीक्षण करते हैं। सरकारी उपक्रम यानी कि जो सरकारी संस्थान है, जैसे कि हमारी कुछ सरकारी कंपनियां हैं, उनके लोक लेखों का, यानी कि उनके जो अकाउंट है उनका ये परीक्षण करती है, उनकी ऑडिट करती है। जैसे मैं बता दूँ आपको कि भारत में कुछ नवरत्न कंपनियां हैं, कुछ महारत्न कंपनियां हैं, वो भारत सरकार की कंपनियां हैं, यानी कि वो भारत की है सरकारी कंपनी है। तो ऐसी स्थिति में ये जितने भी प्रकार के सरकारी उपक्रम होते हैं उनके अकाउंट्स का ये ऑडिट का कार्य करती है, लेखों का परीक्षण का कार्य करती है। सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली, अन्य वित्तीय मामलों और सीएजी के प्रतिवेदन का परीक्षण भी करते हैं। इसके अलावा लोक लेखा ये सरकारी उपक्रम समिति का ये भी कार्य है कि जितने भी प्रकार के सरकारी संस्थान है, जो सरकारी कंपनी है, उनकी कार्य प्रणाली की देखरेख भी ये करे, और इसके अलावा लोक लेखे के अलावा जो उनके अन्य वित्तीय मामले हैं उनका भी ये ध्यान रखती है, और सीएजी के रिपोर्ट में जो भी सरकारी उपक्रम समिति के बारे में कहा जाता है उनके बारे में ये जांच करती है और उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझिएगा। सदन के विघटन के परिणाम, यानी कि अगर सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। याद रखिएगा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण से यहाँ पर संसद के 2 सदन है। उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। याद रखिएगा, कभी भी उच्च सदन भंग नहीं होता, यानी कि हमारा जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता, वो हमेशा स्थायी रूप में कार्यशील रहता है। और उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्यों का नया निर्वाचन कर लिया जाता है। जो हमारा लोकप्रिय सदन है या निम्न सदन है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है यदि उसे समय से पहले विघटित नहीं किया जाता है या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसको भंग नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में वो 5 साल पूरे करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से सदन का विघटन हो जाता है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति सदन को यानी कि लोकसभा को विघटित कर दे, तब ऐसी परिस्थिति में क्या परिणाम उसके निकलेंगे, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सदन के विघटन के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाता है, यानी अगर सदन को विघटित कर दिया गया, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने लोकसभा को विघटित करने की अधिसूचना जारी कर दी, तब उसका जीवन यानी कि उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात उसका 1 दिन का भी कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार विघटित कर दिए जाने के बाद ये अपरिवर्तनकारी होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने एक बार यदि इसकी अधिसूचना जारी कर दी, उसके पश्चात किसी भी सूरत में सदन को वापस नहीं बनाया जा सकता, फिर तो नई लोकसभा का ही गठन होगा, यानी कि नए चुनाव होंगे और नई लोकसभा का निर्माण किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात मान लीजिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अविश्वास प्रस्ताव के कारण से सरकार का पतन हो गया, तब नई सरकार बनाई जा सकती है, किसी नए दल को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा, नया दल सरकार का निर्माण कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर लोकसभा को विघटित कर दिया गया तो किसी भी सूरत में नई लोकसभा के निर्वाचन से पहले और लोकसभा गठन नहीं हो सकती, और अगर ऐसा एक बार निर्णय ले लिया गया तो इसका मतलब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त है और हम नई लोकसभा ही बैठेगी।
लोकसभा के विघटन के साथ ही इसके समक्ष या इसकी समिति के समक्ष लंबित समस्त कार्य व्यपगत हो जाते हैं। यानी कि लोकसभा जैसे विघटित होती है, इसके सामने जितने भी कार्य लंबित है, जितने भी कार्य चल रहे हैं, जिस पर वो विचार विमर्श कर रही है, वो सारे सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे। या अगर लोकसभा की कोई समिति है और लोकसभा की समिति के पास भी कोई कार्य पेंडिंग पड़ा है, वो कार्य भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि सदन के विघटन के साथ इसके समस्त चीजें समाप्त हो जाती हैं। विघटन के समय लोकसभा में लंबित कार्यों की विभिन्न मदों की स्थिति इस प्रकार होगी। यानी कि जब लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है या राज्यों की जो विधानसभा है उसको विघटित कर दिया जाता है, तब उस सदन में लंबित जो कार्य है उनका क्या परिणाम निकलेगा। विघटन के समय लोकसभा में लंबित विधेयक चाहे वह इस सदन में पेश हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों, व्यपगत हो जाते हैं। यानी कि जिस दिन लोकसभा का विघटन किया गया है, लोकसभा में जितने भी प्रकार के विधेयक लंबित है, जितने भी प्रकार के विधेयक चर्चा में है, जिनको लोकसभा ने पारित ना किया हो या जो राज्यसभा को ना भेजे गए, और अगर राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोकसभा में आ जाते हैं और उसके बाद भी लोकसभा विघटित हो जाती है, तब भी वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि लोकसभा में जितने भी विधेयक पेंडिंग पड़े हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, और राज्यसभा से पारित होकर जो लोकसभा के पास आए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा द्वारा पास किए गए परंतु जो राज्यसभा द्वारा नहीं निपटाए गए हों और विघटन की तिथि तक वहीं लंबित हो, व्यपगत हो जाते हैं। इसको भी समझिएगा। लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा के पास चला गया, लेकिन राज्यसभा ने अब तक उस विधेयक पर कोई फैसला नहीं किया, उस विधेयक को निपटाया नहीं, उस विधेयक को पारित नहीं किया है। जिस दिन लोकसभा का विघटन हुआ है उस दिन तक राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित नहीं किया है, यानी कि अभी भी राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा से पारित, राज्यसभा के पास पेंडिंग, जो पारित नहीं किया गया है वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास नहीं किए गए हो परंतु अभी राज्यसभा में लंबित हो, व्यपगत नहीं होते। व्यपगत इसलिए नहीं होते, समाप्त इसलिए नहीं होते कि अभी वो लोकसभा के पास नहीं आए। इसमें लिखा है कि राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक, यानी कि सबसे पहले उनको राज्यसभा में पेश किया गया जो लोकसभा के पास नहीं भेजे गए हों, यानी कि जो अभी राज्यसभा ने पारित करके लोकसभा को नहीं भेजा है और अभी भी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, वो समाप्त नहीं होंगे, वो राज्यसभा में पेंडिंग पड़े रहेंगे। जिस विधेयक पर दोनों सदनों की असहमति हुई हो, यानी कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाए तब संयुक्त बैठक हो सकते हैं। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। जिस विधेयक पर दोनों सदनों की असहमति हुई हो, यानी दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो गए हो, विघटन से पूर्व उस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने को राष्ट्रपति ने अधिसूचित कर दिया है। मान लीजिए कि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद पैदा हो गया और मतभेद होने के कारण से संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। मतभेद हो गया और राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी हो। मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन होने से पहले राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी हो तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी हो गई है। इसलिए भले ही वो उसमें लंबित पड़ा हो लेकिन वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अधिसूचित किए जाने के बाद, विघटन हो जाने के बावजूद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, भले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो। अगर विघटन से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो तब भी लोकसभा का विघटन हो जाने के बाद भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और बैठक में विधेयक को पास किया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। एक बार पुनः मैं बता देता हूं कि अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, दोनों सदनों में मतभेद होने के बाद राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद लोकसभा विघटित हो गई है। भले ही लोकसभा विघटित हो जाए वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, निर्धारित तिथि को ही बुलाई जाएगी और उसके बाद विधेयक को उसमें पारित किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पास, राष्ट्रपति के पास भेजे विधेयक
व्यपगत नहीं होते। मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन भले ही हो जाए, लोकसभा ने जो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला गया है, भले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो, वो विधेयक समाप्त नहीं होंगे। राष्ट्रपति उनको हस्ताक्षर करके अधिनियम बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक व्यपगत नहीं होते, नए सदन द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया है, भले ही लोकसभा विघटित हो जाए, वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। नई लोकसभा जब भी बनेगी वो उस विधेयक पर पुनर्विचार कर सकती है और उस विधेयक के बारे में फैसला कर सकती है। लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य अर्थात प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदानों की अनुपूरक मांगे इत्यादि, चाहे वे किसी भी अवस्था में हो, व्यपगत हो जाते हैं। लोकसभा में लंबित यानी कि लोकसभा में पेंडिंग जो भी कार्य हैं, जैसे कि चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई संकल्प हो, चाहे कोई संशोधन का प्रस्ताव हो, चाहे अनुदानों की अनुपूरक मांगे हो, चाहे कोई और कार्य हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, मतदान की अवस्था में हो, बहस की अवस्था में हो, पारित करने की अवस्था में हो, वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। यानी कि लोकसभा में पेंडिंग समस्त कार्य समाप्त हो जाएंगे लोकसभा के विघटन के साथ ही। लोकसभा के समक्ष पेश की गई याचिकाएं जो याचिका समिति को निर्दिष्ट की गई हो, विघटन पर व्यपगत हो जाती है। लोकसभा की जो याचिका समिति है उसके पास विभिन्न प्रकार की याचिकाएं आती है, प्रार्थनाएं आती है, और वो याचिकाएं लोकसभा ने याचिका समिति को भेज दी हो और इसी दौरान यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो समस्त याचिकाएं भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि याचिका समिति के पास किसी भी प्रकार की याचिका नहीं होगी। लोकसभा द्वारा पास किए गए सांविधिक नियमों के अनुमोदन या प्रस्ताव जो राज्यसभा की सहमति के लिए भेजे गए हों या इसी प्रकार राज्यसभा से लोकसभा के पास भेजे गए विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं। यानी कि लोकसभा द्वारा नियमों से संबंधित जो भी अनुमोदन के प्रस्ताव है या और कोई भी प्रस्ताव है वो राज्यसभा को भेजे गए हों या राज्यसभा ने लोकसभा को भेजे हों, यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो सब समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में भेजे गए और लोकसभा द्वारा राज्यसभा में भेजे गए जो भी विधेयक हैं, जो भी प्रारूप है, जो भी प्रस्ताव है, वो सारे के सारे प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाते हैं। लंबित आश्वासन व्यपगत नहीं होते और नई लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति उस पर विचार करती है। यानी कि जो भी आश्वासन जो सदन में सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लोकसभा में विभिन्न मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिए गए हैं, वो पेंडिंग है लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हुए। अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो आश्वासन कभी समाप्त नहीं होते। नई सरकार बनने पर, नई लोकसभा बनने पर जो भी सरकारी आश्वासन समिति है वो उनके ऊपर पुनः विचार कर सकती है और कोई निर्णय ले सकती है। तो ये है विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो लोकसभा के विघटन के परिणाम स्वरूप होती है। जो भी स्थिति होगी वो इसके अनुरूप ही होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहीं पर भी कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लेके मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।